अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है डिस्पर्शन रिलेशन फॉर डायटोमिक लीनियर लेटर्स, या इसे आप कह सकते हो कि वाइब्रेशन ऑफ वन डायमेंशनल डायटोमिक लेटर्स। लास्ट जो लेक्चर था वो मोनोटॉमिक लीनियर लेटर्स के लिए था। वहां पे हमने फेज वेलोसिटी, ग्रुप वेलोसिटी के लिहाज से फर्स्ट ब्रिलियन जोन को डिफाइन किया, हमने वो सारा कंसेप्ट समझा। तो आज हम डिस्पर्शन रिलेशन देखने वाले हैं डाइटोमिक लीनियर लेटर्स के लिए। तो शुरू करते हैं जनाब कि आपके पास मेन हेडिंग अब आप पढ़ चुके हैं कि भाई डिस्पर्शन रिलेशन है फॉर डाइटोमिक लीनियर लेटर्स। लास्ट भी हमने डिफाइन किया था कि डिस्पर्शन रिलेशन क्या है। ओमेगा और के का जो ताल्लुक बनेगा, जो एक फार्मूला बनेगा, उस रिलेशन को हम डिस्पर्शन रिलेशन कहते हैं। ठीक होगी बात। फिर डाइटोमिक लीनियर लेटर्स किसे कहते हैं? ऐसी लेटर्स जिसमें दो एटम्स पर प्रिमिटिव सेल हो। ठीक हो गया। मोनोटॉमिक लीनियर लेटर्स भला क्या थी? जिसमें एक एटम पर प्रिमिटिव सेल था और अब दो एटम पर प्रिमिटिव सेल है। ठीक होगी बात। अब आप जैसे देख सकते हैं, आपको एक लीनियर लेटर्स यहाँ पे दिखाई जा रही है पिक में, जिसके आपके पास यूनिट सेल हैं जो बने हुए कितने एटम से? दो एटम से। M1 और M2 उनके मैसेज हैं और उन हर कंजेक्टिव एटम्स के बीच की दूरी कितनी है? A। ठीक है। अब जैसे तस्वीर देखो, M1 M2 M1 M2 चलता जा रहा है। M1 यहां से जो आपने लिखा, इसका एटम का नाम 2R है, इसका बन गया 2R+1 2R+2 2R+3। इधर चलते जाओ तो 2R से पीछे जा रहे हैं तो 2R-1 2R-2 2R-3। अब आप जान सकते हैं दो कंजेक्टिव एटम्स की दूरी कितनी है? A। दो सिमिलर एटम्स की दूरी कितनी हो जाएगी? 2A हो जाएगी। ठीक होगी बात। अब आपने जब ये वाइब्रेशन करेगा तो आपको ऐसे दिखाया गया है जैसे एटम्स के बीच मानो स्प्रिंग लगे हुए हैं। तो अगर आप इसे वाइब्रेट पे डालते हो, आपका क्रिस्टल वाइब्रेट करता है, तो एटम अपनी जगह से डिस्प्लेस होंगे। तो वो डिस्प्लेस होने के बाद नीचे पोजीशन दिखा दी गई है कि भाई नई डिस्प्लेसमेंट पोजीशन ये आ चुकी है। अब जरा जरा गौर से देखो, U2R-3 का जो U इज द डिस्प्लेसमेंट, तो ये डिस्प्लेसमेंट देखो 2R-3 वाली, फिर 2R-2 वाली देखो, फिर 2R-1 वाली देखो। क्या आपको लग रहा है कि डिस्प्लेसमेंट बढ़ती चली जा रही है? फिर 2R वाली डिस्प्लेसमेंट इन सबसे बड़ी है, मगर 2R+1 की डिस्प्लेसमेंट 2R से भी बड़ी है। 2R+2 की डिस्प्लेसमेंट 2R+1 से भी बड़ी है। 2R+3 की डिस्प्लेसमेंट 2R+2 से भी बड़ी है। यानी राइट पे चलोगे तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ती चली जाएगी। ठीक होगी बात। तो जनाब अब आपके पास हमने यहाँ पे कुछ अजम्पशंस माने। वो अजम्पशंस क्या है कि हर एटम अपने हमसाए वाले एटम से ही बस इंटरेक्ट करेगा, यानी और किसी एटम का उस पर कोई असर नहीं होगा। तो इसका मतलब अगर आप 2R को अंडर कंसिडरेशन रखते हो तो 2R पे सिर्फ किसका अमल दखल होगा? 2R+1 का और 2R-1 का। बकिया कोई एटम इस पे असरअंदाज नहीं होगा। फिर यह भी माना गया कि जो आपके फोर्स कांस्टेंट हैं वो आइडेंटिकल हैं तमाम आपके पास नेबरिंग एटम में, जिसे हम स्टिफनेस कांस्टेंट भी कहते हैं। कैपिटल सी से जाहिर करूंगा, वो तमाम पेयर ऑफ एटम्स के लिए सी की वैल्यू सेम आएगी, जिससे आप फोर्स कांस्टेंट भी तौर पे देखेंगे आगे चल के, वो आएगा तो समझ आ जाएगी। फिर जो एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन है ये इतना स्मॉल है कि हुक्स लॉ यहाँ पे अच्छे से होल्ड करेगा, यानी विद इन इलास्टिक रीजन ये चल रहा है सारा मामला। अच्छा जी, तो आगे चलते हैं। अब लेट्स से आपका डिस्प्लेसमेंट जो एटम है 2R 2R+1 2R-1, उसे किससे रिप्रेजेंट करेंगे? U2R U2R+1 U2R-1। ये आप तस्वीर में देख भी चुके हैं कि 2R का डिस्प्लेसमेंट ये था, 2R+1 का डिस्प्लेसमेंट ये है, 2R-1 का डिस्प्लेसमेंट ये है। अब आपके पास जो 2R एटम है उसके हमसाए में ये जो दो एटम थे, 2R+1 सीधे हाथ पे है, 2R-1 उल्टे हाथ पे है। तो हम कहेंगे ये दोनों एटम्स की इंटरेक्शन होगा इसके साथ, तो आपके पास 2R दोनों सिमतों में यानी पुल होगा। तो आपके पास जो फोर्स लगेगी 2R पे वो प्रोपोर्शनल होगी उसके रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट के। अब रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालना है वो भी आपको समझ आ जाती है। अगर आप 2R पे फोर्स देखो 2R+1 की वजह से,
तो आप लिखोगे कि फोर्स प्रोपोर्शनल है रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट यानी u2r प्लस माइनस u2r के, यानी दो डिस्प्लेसमेंट यहां पे आया और जो डिस्प्लेसमेंट 2r का आया उसका जो फर्क आएगा वो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। ठीक होगी बात। अब जो आप फोर्स देखोगे 2r पे, किसकी वजह से? 2r माइनस 1 की वजह से, जो लेफ्ट हैंड साइड पे जानी होगी। तो तब आप रिलेटिव डिस्टेंस कैसे निकालोगे कि फोर्स प्रोपोर्शनल होगी रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन 2r और 2r माइनस 1। तो चूंकि 2r का डिस्प्लेसमेंट ज्यादा था, 2r माइनस 1 से उसका डिफरेंस ले लेंगे, तो ये नेट फोर्स आ जाएगी 2r के ऊपर, सॉरी यहाँ पे आ रहा है, तो 2r के ऊपर जो नेट फोर्स होगी वो कंबाइन करके लिखा जा सकता है। तो आपने जो 2r पे नेट फोर्स देखी है, इन दोनों फैक्टर्स को इकट्ठा करके लिख दिया, बीच में नेट निकालने के लिए डिफरेंस ले लिया। अब ब्रैकेट अंदर खुलेगी तो ये माइनस के 2u2r हो जाएंगे, नेगेटिव कॉमन सी, यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी खत्म करके कैपिटल सी आ जाएगा, वही जिसे स्टिफनेस कांस्टेंट का है या इंटर एटॉमिक फोर्स कांस्टेंट जिसका ऊपर जिक्र आ रहा था। सेकंड असम्पशन था ना कि आपने तमाम को आइडेंटिकल लिया है, तमाम पेयर ऑफ एटम्स के लिए आपने इसको कांस्टेंट आइडेंटिकल माना है। अच्छा जी, तो अब आपने फिर नेगेटिव भी कॉमन ले लिया, जो पहले नेगेटिव का था वो पॉजिटिव का हो गया, जो पॉजिटिव के थे वो नेगेटिव के हो गई, तो ये इक्वेशन बन गई। अब हम फोर्स की एक इक्वेशन F इक्वल टू एम ए भी तो जानते हैं, तो मैं ये देख रहा हूं कि सेकंड ला अगर देखता हूं तो 2r वाला जो एटम था उसका मास m1 था, एक्सेलरेशन सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल हो जाएगा, तो आपने रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट निकालोगे वेलोसिटी, फिर दोबारा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी लोगे तो एक्सेलरेशन, तो वो आप सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल की सूरत में लिख सकते हो। अब ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, लेफ्ट साइड सेम है तो राइट साइड भी सेम होनी चाहिए, वो हमने सेम करके लिख दी। अब क्या है, ये नेगेटिव का फैक्टर है, दूसरी तरफ जाएगा पॉजिटिव का हो जाएगा, इसे मैंने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। ये वो इक्वेशन आ गई जिसे मैं इक्वेशन ऑफ मोशन कह सकता हूं एटम 2r की। तो अब हम जानते हैं चूंकि एक वेव की तरह की मोशन है, तो वेव का जो डिस्प्ले आपके पास इक्वेशन ऑफ मोशन का जो सॉल्यूशन आएगा वो आप इस तरीके से लिखेंगे, u बराबर है a e की पावर योटा k x माइनस ओमेगा टी। अब u यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को, a एम्पलीट्यूड को, और आपके पास ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी को, k वेव फैक्टर को। अब यहाँ पे जो x है जो डिस्प्लेसमेंट में आएगा, जिसकी वजह से आपका ये डिस्प्लेसमेंट सारी वैल्यू बदलेगी, तो आप 2r एटम के लिए x बराबर आ जाएगा 2ra के, और एटम 2r प्लस 1 के लिए कितना आ जाएगा 2r प्लस 1 a भला क्या था? दो कंसेक्टिव एटम्स की दूरी थी ना, तो 2r के साथ a मल्टीप्लाई करोगे तो एटम 2r क्या आ जाएगी x, 2r प्लस 1 के साथ a मल्टीप्लाई करोगे तो उसकी दूरी आ जाएगी, 2r माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो उसकी दूरी आ जाएगी। तो अब इसका मतलब एटम 2r, 2r प्लस 1, 2r माइनस 1 के लिए x की कीमतें मालूम है, तो वो x की कीमतें इस इक्वेशन में डाली जा सकती हैं, तो मैंने वो डाली यहाँ पे x की वैल्यू, तो इक्वेशन a का नाम आ गया, ये 2r एटम के लिए इक्वेशन आ गई। फिर 2r प्लस 1 के लिए ये इक्वेशन आ गई, मैंने वो वैल्यू डाल दी 2r प्लस 1 a। फिर 2r माइनस 1 के लिए इक्वेशन डाल दी 2r माइनस 1 a। तो a b c आपके पास 3 इक्वेशनें हो चुकी हैं। अब याद रखो जो 2r प्लस 1 था और 2r माइनस 1 था, इसका एम्पलीट्यूड b होगा, क्योंकि नेबरिंग एटम डिफरेंट हो गया था ना। आप जो काम कर रहे हो 2r पे कर रहे हो, उसका मास m1 था, उसका एम्पलीट्यूड a था, जो उसके हमसाये में एटम है वो डिफरेंट है, उनका एम्पलीट्यूड डिफरेंट है, तो वो b से जाहिर हो गए। ठीक होगी बात ये भी। अच्छा, अब मैं क्या करता हूं, 2r वाली जो इक्वेशन है इसे सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल बनाता हूं ताकि इक्वेशन 1 में वैल्यूज प्लेस कर सकूं। तो जनाब अब आपने से एक दफा डिफरेंशिएट किया, फिर दूसरी दफा डिफरेंशिएट किया, आंसर आ गया जिसे मैंने इक्वेशन डी के तौर पे लिख लिया। सादा सा काम है। जब आप एक दफा डिफरेंशियल करोगे माइनस योटा ओमेगा के साथ नीचे उतरेगा, फिर दूसरी दफा करोगे फिर माइनस योटा ओमेगा नीचे उतरेगा, वो स्केयर हो जाएगा, ओमेगा का स्केयर योटा का स्केयर नेगेटिव का स्केयर पॉजिटिव हो जाएगा, योटा का स्केयर माइनस के साथ आ जाएगा, जिसे हम माइनस ओमेगा स्केयर लिख सकते हैं। अब ए बी सी और डी ये चार इक्वेशन 1 में लगाई जा सकती हैं। अब आप देख सकते हैं इक्वेशन 1 में किसकी जगह कहां कहां आने वाली है। तो जब आप इक्वेशन 1 में ये वैल्यूज प्लेस कर देंगे, मैंने रेड कलर से हाईलाइट कर दिया है, तो जनाबे वाला क्या होने वाला है, अब आपके पास आप इसे यानी ओपन करेंगे तो आपके पास कुछ कॉमन उठाया जा सकता है। इन सब में ई की पावर योटा
K2RA माइनस ओमेगा टी, इसमें भी है क्योंकि इसमें +1 हो रहा है, इसमें -1 हो रहा है, अलग अलग करके लिखा जा सकता है। तो हम मुश्किल काम में नहीं पड़ते, इसे कॉमन कर लेंगे, जो बाकी बचेगा वो लिख देंगे यहाँ पे। अब आपके पास यहाँ पे जो मैजेंडा कलर में दिस वन, और ये जो आपके पास है यहाँ पे, इसे भी मैं मैजेंडा कलर दे देता हूँ ताकि मुझे समझाना आसान रहे। तो जनाब आपके पास इनको कॉमन लिया जा सकता है, जब आप इनको कॉमन लेंगे दूसरी तरफ जाके ये जीरो किए जा सकते हैं, या इनका जो कोफिशिएंट होगा उसे जीरो आना जा सकता है। तो जनाब अब आपके पास वो कोफिशिएंट ये बन जाएगा। अब यहाँ पे आपने m था, m कॉमन लिया है, जब कॉमन लेंगे तो इसके वेक्टर के नीचे भी आएगा, दूसरी तरफ जाके वैसे जीरो हो जाएगा। तो ये c बाई m1 को मैंने अल्फा कह दिया, तो अल्फा लग गया। अब आपने यहां से ये बीच में प्लस का साइन था, अगर आप इस फैक्टर को दूसरी तरफ लेके जाते तो वो पॉजिटिव में हो जाता, तो वो मैंने साइन यानी बीच में इक्वालिटी अब ले आया हूं कि आपने इसका इक्वेशन के दूसरी तरफ ले गए हैं। अब यहां से दो मामलात करने हैं, आपने 2 कॉमन लेना है, 2 कॉमन लेंगे तो इन दोनों के नीचे 2 चला जाएगा। ये ब्रैकेट में जो फैक्टर है ये कॉस थीटा वाले रूप में आ रहा है, ई की पावर योटा थीटा, ई की पावर माइनस योटा थीटा। यहाँ पे थीटा का किरदार के ए अदा कर रहा है, तो कॉस थीटा की बजाय कॉस के ए आ जाएगा। तो ये जनाब इक्वेशन आ गई। अब आप 2a अल्फा को अंदर 2 अल्फा को अंदर तरफ दे दो, फिर दूसरी तरफ ले जाओ, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव का था, दूसरी तरफ जाके नेगेटिव का, ये नेगेटिव का था, दूसरी तरफ जाके पॉजिटिव का। अब आपने क्या करना है जनाब, नेगेटिव कॉमन ले लेना है। जब आप नेगेटिव कॉमन लेंगे, जो पॉजिटिव में था वो नेगेटिव में हो जाएगा, जो नेगेटिव में था वो पॉजिटिव में हो जाएगा। तरतीब देके लिख दिया आपने, मैंने जैसे समझा दिया कि नेगेटिव कॉमन लिया है। फिर आप इसमें से अल्फा एक कॉमन ले सकते हैं, तो ये आपका कोफिशिएंट आ गया ए के साथ 2 अल्फा माइनस ओमेगा स्क्वायर, बी के साथ आप 2 अल्फा कॉस के अल्फा आ गया, तो ये आपके एम्पलीट्यूड का कोफिशिएंट आ गया। अब ये जो इक्वेशन बनी ये आपने 2r के लिए लेके चले थे, तो अगर आप उसके साथ जो दूसरा एमसाय में 2r प्लस 1, तो उसमें ये सारा करो तो आपके पास ये इक्वेशन इसी रूप में आ जाएगी, यानी a की जगह b आ जाएगा अल्फा। अब वो c बाई m2 सिमेट्री का कंसेप्ट आएगा, तो अल्फा पहले लगाया था, अब उसकी जगह बीटा लगा देंगे, सेम वही सारा कंसेप्ट रखेंगे। तो जनाब अब आपकी इक्वेशन 2 बन चुकी है और इक्वेशन 3 बन चुकी है। अगर मैं चाहता हूं इनके a और b की वैल्यूज निकालना, तो मैं क्या करूंगा कि इनके कोफिशिएंट को मैं कहूंगा इक्वल टू 0 होने चाहिए, क्योंकि आपकी इक्वेशन इक्वल टू 0 है। तो मैं डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लेता हूं। जब मैं डिटर्मिनेंट सॉल्व करूंगा तो ऊपर आपने a की वैल्यू लगा दी, नीचे आपने इक्वेशन 2 पहले इक्वेशन 2 की वैल्यू लगा दी, फिर इक्वेशन 3 की वैल्यू लगा दी, सॉल्व कर लिया। जब आप क्रॉस करके सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कुछ चीजें कॉमन ली जा सकती हैं। ये जो मैजेंडा कलर वाला है इस वाले से कॉमन लिया जा सकता है, ग्रीन में आप देख सकते हो -2 ओमेगा है, ये कॉमन लिया जा सकता है। तो इक्वेशन इस रूप में आ जाएगी आपके पास, ठीक होगी बात। अब आपने क्या करना है कि आपने माना कि जनाब आपके पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, ये साइंस स्क्वायर माना जा सकता है, तो साइंस स्क्वायर के ए आ जाएगा आपके पास। तो जनाब ये क्वाड्रेटिक के रूप में आ चुकी है इक्वेशन, तो आप इसे ओमेगा स्क्वायर निकाल सकते हैं। 2 अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा, प्लस माइनस के साथ 4 अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, माइनस वहां पे 4 आना था ना, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर 4 से 16 हो जाएगा, अल्फा बीटा साइन स्क्वायर के डिवाइडेड बाई 2। ऊपर से 2 कॉमन लिया जा सकता है, वो कट जाएगा, सिंपल ये टूल बच गया। अब हम जानते हैं अल्फा सी बाई m1 है, बीटा सी बाई m2 है, उनकी वैल्यूज लगा दी बीच में। जब आप उनकी वैल्यूज लगाएंगे तो इक्वेशन इस रूप में आपके पास आ जाएगी, सी स्क्वायर हो जाएगा, नीचे आपने थोड़ा सा अरेंज करके लिखा और कोई नया काम नहीं किया, जस्ट वैल्यूज प्लेस की हैं और यहाँ पे आपने इसको अरेंज कर दिया है। अब जनाबे वाला सी स्क्वायर इधर भी है, सी स्क्वायर इसमें भी है, कॉमन उठाया जा सकता है, बाहर आ जाएगा, फिर सी इसमें भी है, इन सब से भी कॉमन लिया जा सकता है। तो मैंने एक बड़ी ब्रैकेट लगा के उसको बाहर निकाल दिया सारे को। ये इक्वेशन 4, ये नतीजा आया मेरे पास डिस्पर्शन रिलेशन फॉर डायटोमिक लेटेस्ट का। अब जरा देखो, क्या सी कांस्टेंट था, 1 ओवर m कांस्टेंट, 1 ओवर m2 कांस्टेंट, ये सारा कांस्टेंट कांस्टेंट, 4 कांस्टेंट, m1 m2 कांस्टेंट, साइन के आगे आया के ए, यानी के वेरी करेगा तो साइन का आंसर वेरी करेगा, तो जिससे ओमेगा के आंसर में चेंज आएगा। तो दैट इज द डिस्पर्शन रिलेशन, कि आपने ओमेगा और के का ताल्लुक देखा है, तो आपके हर के की वैल्यू के लिए जब आप के लेट से 30 रखते हो, 50 रखते हो, 60 90 रखोगे, दो आंसर आएंगे, क्योंकि इक्वेशन 4 में प्लस माइनस चल रहा है। तो इसका मतलब दो एंगुलर फ्रीक्वेंसी हासिल करोगे, ओमेगा प्लस ओमेगा नेगेटिव, एक पॉजिटिव साइन वाली और एक नेगेटिव साइन वाली। ये बात अब आ गई, तो इन दो एंगुलर फ्रीक्वेंसियां किसकी होंगी, अब इस बात पे बहस करते हैं। मगर इसको सादा पहले एक चीज छोटी सी हल कर लेते हैं कि जो आपकी रेंज होगी,
अब जैसे हम फर्स्ट ब्रिलियन जोन डिटरमिन करेंगे, जो अपने आप को ये रिपीट करेगा पीरियोडिकली, तो हम कहेंगे ये आपके सिमिलर एटम्स के बीच में होगा, ना कि नियरेस्ट नेबर के बीच में। ये बड़ी अहम बात है। यानी M1 और M1 के बीच में, जानते हो ना दूरी कितनी थी, 2a। दो आइडेंटिकल एटम्स के बीच की दूरी 2a थी और जो नेबरिंग एटम्स की दूरी a थी। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि डायटोमिक लेटस में जो फर्स्ट ब्रिलियन जोन बाउंड्री होगी वो प्लस माइनस पाई बाई 2a होगी, k बाई प्लस माई a नहीं होगी। ये आपकी मोनोटॉमिक में थी, और डाइटॉमिक में कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस पाई ओवर 2a, क्योंकि दो आइडेंटिकल एटम्स के बीच की दूरी 2a चल रही है आपके पास, तभी वो रेपिटेशन आएगी आपकी। अच्छा जी, अब वो उन बातों पे आ जाते हैं, ये जो प्लस फ्रीक्वेंसी वाली और नेगेटिव वाली, कि ये क्या बुलाया भाई। तो मैंने लिख दी हेडिंग पहले, एक्यूस्टिकल ब्रांच और ऑप्टिकल ब्रांच, पहले ही मैंने नाम बता दिए। तो ये क्या है, ये आपकी वो अलाउड फ्रीक्वेंसी रेंज होगी, ये दो हिस्सों में जा चुकी है। अपर ब्रांच को आपने ऑप्टिकल ब्रांच कहना है, लोअर ब्रांच को एक्यूस्टिकल ब्रांच। अब आप कह रहे होंगे ये अपर और लोअर कहां से आ गए बीच में, तो अभी फिर वक्त समझो कि एक दो तरह की आपके पास फ्रीक्वेंसी है, एक की वैल्यू ज्यादा, एक अपर है, एक की वैल्यू लोअर है। तो ये इनके नाम अभी आपको सारा समझ आ जाता है, आगे सारी ये डेरिवेशन भी है, आपको खुद ही समझ आ जाएगी अपर नाम क्यों आया, लोअर नाम क्यों आया। अच्छा, जो अक्यूस्टिकल ब्रांच है ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कल हमने मोनोटॉमिक के लिए बनाई थे कर्व, वो बिल्कुल आइडेंटिकल है उसके। जबकि ऑप्टिकल जो ब्रांच है उसकी जो वेव फॉर्म है वो टोटली मुख्तलिफ है उससे, वो भी देखते हैं। अच्छा, अब जाहिर है मैं नाम ले रहा हूं ऑप्टिकल ब्रांच और अक्यूस्टिकल ब्रांच, उनकी वैल्यूज तो, उन फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज तो पता होनी चाहिए मुझे। तो मैं क्या करता हूं, K0 रख के, अब मुझे मुझे अपनी रेंज पता है कि मेरे पास पाई बाई 2a तक मुझे जाना है, यानी जहां से आपकी बाउंड्री फर्स्ट ब्रिलियन जोन आता है, आपका एंड होता है। तो K0 रखोगे तो वो जो इक्वेशन 4 बनी है, ये इसमें K की वैल्यू 0 कर दी, मैंने हाईलाइट कर दिया कि मैंने K0 किया। साइन 0 पे 0 तो पूरा फैक्टर ही खत्म हो गया। यहाँ पे स्क्वायर आ गया, स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर, स्क्वायर रूट से कट जाएगा, तो बाकी आपके पास ये 2 लगा गया, प्लस माइनस के साथ है। तो पॉजिटिव साइन के लिए मैंने लिखा कि ऑप्टिकल ब्रांच होगी, तो जब आप पॉजिटिव साइन ब्रैकेट खोलोगे तो ये आपका 2 बाहर आ जाएगा। तो ये इक्वेशन बन गई आपकी। अब चूंकि आपने तो सिंपल ओमेगा प्लस चाहिए, तो दोनों साइडों का स्क्वायर रूट डाल दोगे, तो ये अक्यूस्टिकल ब्रांच की आपके पास फ्रीक्वेंसी आ गई। नेगेटिव साइन डालोगे तो नेगेटिव नेगेटिव ये सारा आइडेंटिकल फैक्टर है, कट जाएगा, तो जवाब 0 आ गया। इसका मतलब अक्यूस्टिकल ब्रांच की कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होगी K0 पे। अब K आपने पाई बाई 2 प्लेस करना है, तो साइन की वैल्यू पाई बाई 2 प्लेस करोगे, ए से कट जाएगा, पाई बाई 2 साइन 90 होता है, साइन 91 आ जाएगा, तो इसका मतलब 4 ओवर M1 M2 आ जाएगा। तो आपके पास अब यहां पे आप इसका स्क्वायर ओपन करते हैं तो ये बनता है 2 ओवर M1 into M2, तो वो उसमें से कटता है, तो माइनस के 2 ओवर M1 M2 बचता है, तो होल स्क्वायर बनता है 1 ओवर M1 स्क्वायर प्लस 1 ओवर M2 स्क्वायर माइनस 2 ओवर M1 M2। तो क्या उससे मैं 1 माइनस M माइनस 1 M2 का होल स्क्वायर नहीं लिख सकता था, तो ये होल स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा, तो सिंपल आपके पास ये टूल आ गया। अब अगेन इसको भी प्लस के लिए मैं ऑप्टिकल ब्रांच ही मानूंगा, तो आप देख सकते हो जब आप इसे देखोगे तो ये फैक्टर, ये मैजेंडा कलर वाले फैक्टर कट जाएंगे, तो सिंपल 2c बाई M1 आ जाएगा। तो ये आपकी एक्यूस्टिकल ऑप्टिकल ब्रांच की फ्रीक्वेंसी आ गई। और नेगेटिव ब्रांच के लिए आप नेगेटिव साइन डालोगे तो ये आपके पास अब अल्टीमेटली M1 वाले फैक्टर कट जाएंगे, तो आपके पास ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, 2c ओवर M2 आ जाएगा। तो ये रिजल्ट आ गया। अब समरी देखते हैं ताकि सारी पीछे बार बार ना जाना पड़े। जब मैंने K0 किया था तो ओमेगा प्लस ये आ गया था और ओमेगा माइनस 0 आ गया था, पीछे डेरिवेशन मौजूद है। जब मैंने K पाई बाई 2 किया तो ओमेगा प्लस ये आ गया, ओमेगा माइनस ये आ गया। ग्राफ बनाते हैं जी ओमेगा और K का। जब K 0 है तो आप देखो ओमेगा नेगेटिव की वैल्यू 0 है, जबकि ओमेगा पॉजिटिव की वैल्यू आपने ये ऊपर हाईलाइट पीक पे शो कर दी। फिर जब आप K पाई बाई 2 पे जाते हो, यानी इस तरफ आ जाओ चलो, तो आपकी ओमेगा प्लस की वैल्यू 2cm1, यानी ये ऊपर वाली वेलोसिटी जहां पे इस वक्त मेरा कर्सर है, और नेगेटिव की वैल्यू 2c M2 स्क्वायर रूट के साथ आ जाएगा। तो ये आपने जो प्लॉट बनाया है आपने, इसके ये वैल्यूज के साथ ये ग्राफिंग की है, आपने देख ली इसमें। तो ये जो लोअर ब्रांच है ये आपकी एक्यूस्टिकल ब्रांच मैंने लिख भी दिया है। अब आपके पास ओमेगा 0 था और ये 0 से वैल्यू जा रही है आपकी कहां तक,
2c/m2 जब k आपके पास 0 से π/2 तक जा रहा है। बात समझ रहे हैं कि यानी एंगुलर आपकी जो फ्रीक्वेंसी है कम से कम 0 है और यहां तक इसकी वैल्यू जा रही है 2c/m2। ओके होगी बात। ये आपकी के की वैल्यू भी वेरिएशन आप देख रहे हैं। और जो ऊपर वह कर्व दिख रही है ये ऑप्टिकल ब्रांच है। ऑप्टिकल ब्रांच में अब आपके पास ओमेगा 2c इस के रूट के अंदर है 1/m1 प्लस m2 से 2c/m1 आ रहा है जब k 0 से π/2 तक जाता है। यानी ये वैल्यू ये है जो आपने लिखी हुई है और यहाँ पे जो आपकी वैल्यू है वो आपके पास दिस वन आ जाएगी। ठीक होगी बात। अच्छा, तो आपके पास आपको एक वाजिया फर्क दिख रहा है कि जब k 0 था तो आपकी ऑप्टिकल ब्रांच देखो पीक वैल्यू दे रही थी और जो एक्यूस्टिकल ब्रांच है वो 0 वैल्यू दे रही थी। ठीक होगी बात। तो एक वाजिया फर्क है। अब आप एक और मामला देखो कि दोनों ब्रांचेस यानी ऑप्टिकल ब्रांच और एक्यूस्टिकल ब्रांच के बीच में खाली जगह दिख रही है जिसपे मैंने फॉरबिडन बैंड लिखा है। अब इसका क्या मतलब है? तो वो मतलब समझते हैं कि आपके पास ऐसा एक फ्रीक्वेंसी का बैंड है जिसमें कोई भी सोल्यूशन वाली वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है। यानी जो आपने अभी सोल्यूशन बनाया पीछे उसकी कोई वैल्यू भी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब कि आप क्रिस्टल लेटस को वाइब्रेट ही नहीं कर सकते उन फ्रीक्वेंसियों में जो इस बैंड के अंदर आ रही हैं। इसलिए इसका नाम है फॉरबिडन बैंड। बात समझ आ गई? यानी क्रिस्टल में वाइब्रेशंस तो पैदा होंगी मगर उस बैंड के अंदर जो वैल्यू आ रही है फ्रीक्वेंसी की वो आप उस क्रिस्टल को एक्साइट ही नहीं कर सकते। वो पॉसिबल ही नहीं है वहां पे फ्रीक्वेंसियां जनरेट करना। ठीक होगी बात। तो अब ये जो बैंड का जो डिफरेंस है ये दोनों मैसेज पे जो आपके पास डायटोमिक मैसेज हैं उनके डिफरेंस पे मैटर करेगा। अगर मैसेज आइडेंटिकल हो गए तो फिर कोई फ्रीक्वेंसी गैप नहीं रहेगा। तो इसी बुनियाद पे से बैंड फिल्टर भी कहते हैं कि भाई ये आपके पास सर्टेन रेंज और फ्रीक्वेंसियों को वहां से गुजरने नहीं देता। अब इनके नाम ये ऑप्टिकल और एक्यूस्टिकल क्यों है, जरा इस बात पे आ जाओ। जब ओमेगा 0 था तो k 0 पे ओमेगा 0 आया था तो मैंने कहा था एक्यूस्टिकल ब्रांच आपकी यानी उस वक्त हमने कहा था कि 0 आ गया आपके पास। तो एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन जो दोनों एटम्स के मैसेज यानी m1 और m2 का सेम है यानी वो सेम डायरेक्शन में है। जैसे आप इस तस्वीर में भी देख सकते हैं दो डिफरेंट एटम्स हैं उनकी जो वाइब्रेशन का मोड है आइडेंटिकल है। तो इसका मतलब वो एक रिजिड बॉडी की तरह ऑसिलेट कर रहे हैं जैसे साउंड वेव ऑसिलेट करती है। तो ये जो एक्यूस्टिकल ब्रांच है इसका मतलब ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपने साउंड वेव आपने क्रिस्टल को दी है और उसने आपके सरफेस के अंदर अपने जैसी एक वेव पैदा कर दी है। ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम एक्यूस्टिकल ब्रांच है यानी समथिंग रिलेटेड टू साउंड। बात समझ आ गई? तो आपकी मोनोटॉमिक जो लेटस है वो आपकी रिस्पॉन्ड करती है इस तरह की एक्साइटेशन पे, इसीलिए इसका नाम एक्यूस्टिकल ब्रांच रखा गया क्योंकि आपके जो पार्टिकल्स की मोशन है वो ऐसी है जैसी साउंड वेव्स के अंदर होती है, जैसे रिजिड बॉडी के अंदर साउंड वेव प्रोपोगेट करती है यानी। अच्छा, अब दूसरी में जब k 0 था तो आपका ये ओमेगा प्लस का आंसर आ रहा था। तो ये बता रहा है कि आपकी जो ऑप्टिकल ऑसिलेशन है वो इस तरीके से हो रही है कि सेंटर ऑफ मास जो मॉलिक्यूल्स का है यानी m1 और m2 का वो तो फिक्स है मगर एटम एक दूसरे से आउट ऑफ फेज है। यानी एक एटम अंदर जा रहा है एक बाहर जा रहा है। तो एक लेफ्ट जा रहा है एक राइट जा रहा है ऐसे कह लो। तो ये जो अब वाइब्रेशंस हो रही हैं इस तरह की जो वाइब्रेशंस होंगी वो इंफ्रारेड रीजन में आएंगी और एटम आप देख रहे हो अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। इन जहां पे जो फ्रीक्वेंसी पैदा होगी उसका जो मैग्नीट्यूड होगा यानी और उसकी जो मोशन होगी वो अपोजिट डायरेक्शन में है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपके पास ऑप्टिकल रेडिएशन इंड्यूस करती है क्रिस्टल के अंदर वाइब्रेशन। तो आपके पास इसीलिए इन वाइब्रेशंस को नाम दिया गया ऑप्टिकल वाइब्रेशन और ये ऑप्टिकल रीजन में है, जैसे मैंने कहा इंफ्रारेड रीजन में ये लाई करेगी। तो जनाब मोस्ट कॉमन एग्जांपल इसकी है आयनिक क्रिस्टल को जब आप इंफ्रारेड रेडिएशन देते हो तो वहां पे इस तरह की वाइब्रेशंस पैदा होती हैं। तो आप देखोगे कि ये जो ऑप्टिकल वाइब्रेशन है ये चार्ज पे डिपेंड नहीं कर रही, उनके मास डिफरेंस पे डिपेंड नहीं कर रही, ये सिर्फ डिपेंड कर रही है 2 एटम्स पर प्रिमिटिव सेल पे। ये एक बड़ा की पॉइंट है कि ऑप्टिकल ऑसिलेशन सिर्फ एटम्स की तादाद पे डिपेंड कर रही है। ठीक होगी बात जनाब? तो ये हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।